बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास, आज हम चैप्टर नंबर 9 ट्रांसफ़र ऑफ हीट के एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। कि मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्यों हैं। उसकी बुनियादी रीज़न क्या है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट वो होता है जिसमें हीट पास कर सके, ठीक है, और जितनी ज़्यादा हीट पास होगी उतना ज़्यादा वो अच्छा कंडक्टर होगा। तो मेटल्स को अच्छा कंडक्टर क्यों समझा जाता है, उसकी रीज़न बतानी है। तो बेसिकली जो मेटल होता है, मेटल क्या चीज़ है, एटम से मिलकर बना होता है और उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। मेटल्स जो हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो इसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन से मुराद ये है कि वो इलेक्ट्रॉन इजीली इधर उधर मूव कर सकते हैं। अब एटम्स तो अपनी अपनी जगह पे मौजूद रहेंगे। ये आप देख सकते हैं कि जो मेटल आयंस हैं वो अपनी जगह पे रेड कलर के मौजूद हैं, लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो मेटल के अंदर मौजूद होते हैं, तो वो फ्रीली इधर उधर मूव कर सकते हैं। ये हाई स्पीड पे ट्रैवल कर रहे होते हैं। जब इनको हीट प्रोवाइड की जाती है तो डेफिनेटली इनकी स्पीड और ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर जाती है। तो इस वजह से ये मेटल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ इजीली मूव कर सकते हैं। तो अब जब हीट प्रोवाइड की जाएगी तो ये मेटल्स हीट अप होकर दूसरी साइड पे मूव करना शुरू कर देंगे। तो इस वजह से जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं। ये हीट एक जगह से दूसरी मेटल के एक सिरे से दूसरे हिस्से तक ले जाते हैं। तो बेसिकली इसका आंसर क्या हुआ कि जो मेटल्स हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो मेटल है उसको गुड कंडक्टर ऑफ हीट का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन वाई ए मेटल फील्स कोल्डर टू टच देन वुड केप्ट इन ए कोल्ड प्लेस। कि एक मेटल है उसको अगर हम ठंडी जगह पे रखें तो वो हमें ज़्यादा ठंडा फील होता है, जबकि एक लकड़ी की निस्बत, यानी कि कोई भी जैसे मरी है, बर्फ़ वहाँ पर पड़ती है तो वहाँ पर दो चीज़ें रख दी जाती हैं, एक लकड़ी रख दी जाती है और दूसरा मेटल रख दिया जाता है। तो जब हम मेटल को हाथ लगाएंगे तो वो हमें ज़्यादा ठंडा फील होगा लकड़ी की निस्बत। या आप वैसे ही जहाँ पे भी आप रहते हैं सर्दियों के मौसम में अगर आप किसी मेटल को हाथ लगाएं तो वो ज़्यादा ठंडा होता है और लकड़ी जो है वो कम ठंडी होती है। तो इसकी बुनियादी वजह आपने बतानी है। तो एक गुड ऑब्जॉर्बर एक गुड एमिटर होता है। सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है कि एक ऐसा मटेरियल जो ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्बर है, यानी कि हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, वो उतना ही अच्छा हीट को एमिट भी करेगा। तो मेटल्स जो हैं वो गुड एब्जॉर्बर हैं, इसके साथ साथ वो गुड एमिटर भी हैं। जबकि वुड जो है, लकड़ी जो है, वो बैड एमिटर है और बैड एब्जॉर्बर है। तो मेटल जो हैं वो जितनी तेज़ी से हीट लॉस करते हैं उतनी तेज़ी से हीट गेन भी करते हैं। तो सर्दियों के मौसम में वो तेज़ी से जो हीट है वो लॉस करते हैं। इस वजह से जो मेटल्स हैं वो हमें ज़्यादा ठंडे फील होते हैं लकड़ी की निस्बत। दूसरा क्वेश्चन है, लैंड ब्रीज ब्लोज फ्रॉम लैंड टूवर्ड सी। कि जो लैंड ब्रीज है वो लैंड से सी की तरफ मूव करती है, ब्लो करती है। इसकी वजह क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो रात के वक्त जो ज़मीन है वो ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है समंदर की निस्बत, क्योंकि जो एयर है सी के ऊपर वो वार्मर होती है और वो ऊपर की तरफ उठ जाती है, और जो कोल्ड एयर है लैंड से वो मूव करती है सी की तरफ। बेसिकली इसमें होता ये है कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है किस चीज़ की, ज़मीन की, वो कम होती है पानी की निस्बत। तो ज़मीन ज़्यादा जल्दी गर्म भी हो जाती है और ज़्यादा जल्दी ठंडी भी हो जाती है। अब रात के वक्त होता ये है, दिन के टाइम तो ज़मीन सूरज की रोशनी से गर्म हो गई ज़्यादा जल्दी। अब जब गर्म हुई तो दिन के वक्त ज़मीन के ऊपर की जो हवा है वो ऊपर चली गई, तो समंदर से ज़मीन की तरफ हवा मूव करती है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन का दूसरा पार्ट पूछा गया है, ये जो प्रोसेस है ये रात के वक्त होता है कि रात के वक्त ज़मीन ज़्यादा जल्दी ठंडी हो गई ड्यू टू लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से ज़मीन ज़्यादा जल्दी जब ठंडी हो गई है तो क्या होगा कि समंदर के ऊपर जो एयर है वो ज़मीन की निस्बत जो एयर मौजूद है, ज़मीन के ऊपर जो एयर मौजूद है उसकी निस्बत ज़्यादा गर्म है। तो समंदर के ऊपर की हवा ऊपर चली जाती है, तो ज़मीन से समंदर की तरफ हवाएं चलती हैं, उसको लैंड ब्रीज का नाम दिया जाता है। और ये प्रोसेस रात के वक्त होता है।
तीसरा है डबल वॉल्ड गिलास वेसल इज यूज्ड इन थर्मोस फ्लास्क, कि डबल वॉल्ड गिलास वेसल जो है वो थर्मोस फ्लास्क में क्यों यूज़ किया जाता है? तो बेसिकली इंसुलेशन की वजह से डबल वॉल गिलास यूज़ किया जाता है थर्मोस फ्लास्क में, ताकि दो वॉल्स के दरमियान में एयर ट्रैप कर जाए। वो जो एयर मौजूद होती है वो एज ए इंसुलेटर काम करती है, तो ना तो कंडक्शन और ना ही कन्वेक्शन के ज़रिए से हीट पास हो सकती है। इस वजह से थर्मोस फ्लास्क में हम जो भी चीज़ रखते हैं, अगर कोई ठंडी चीज़ रखें तो वो ठंडी रहती है, और अगर हम कोई गर्म चीज़ रखें तो वो गर्म रहती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो लास्ट पार्ट है इसका। डेजर्ट सून गेट हॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सून गेट कोल्ड आफ्टर सनसेट। जो सहरा हैं वहाँ पर दिन के टाइम वो ज़्यादा हीटअप हो जाते हैं ज़्यादा जल्दी, और रात के वक्त वो ज़्यादा जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं। इसकी रीज़न क्या है? तो डेजर्ट में जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है सैंड की वो बहुत कम होती है, तो दिन के वक्त टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा जल्दी उनका राइज हो जाता है, जबकि रात के वक्त वो इसी तरह हीट ज़्यादा जल्दी लॉस करते हैं, तो ज़्यादा जल्दी वो ठंडे भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या इफेक्ट है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का इफेक्ट है कि जिस चीज़ की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जितनी कम होगी वो उतना ज़्यादा टेम्परेचर लूज या गेन करेगा। नेक्स्ट, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई कंडक्शन ऑफ हीट डज नॉट टेक प्लेस इन गैसेज। जो कंडक्शन है वो गैसेज में क्यों टेक प्लेस नहीं होती, यानी कि गैसेज में कंडक्शन का प्रोसेस क्यों नहीं होता? तो गैसेज में जो प्रोसेस हो रहा होता है वो कन्वेक्शन का होता है, वो कंडक्शन का नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि जो सॉलिड्स हैं इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो कोलिजन के मेथड के ज़रिए से होती है कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, जिससे वो हीट, यानी कि अगर इस हिस्से को हीट अप करना शुरू किया जाए तो ये एटम्स अपनी ही जगह पे वाइब्रेटरी मोशन करना शुरू कर देते हैं। वो वाइब्रेटरी मोशन जो है काइनेटिक एनर्जी उनकी इंक्रीज़ करती है हीट प्रोवाइड करने से, तो वो एनर्जी इसको प्रोवाइड करते हैं, ये एनर्जी इसको प्रोवाइड करेगा, ये एनर्जी इसको प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह वो एनर्जी एक एटम से दूसरे एटम की तरफ मुंतकिल होते 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 आखिरी एंड तक चली जाती है। जबकि गैसेस की अगर हम बात करें तो गैसेस में मॉलिक्यूल्स खुद मूव करते हैं, या एटम्स हैं वो खुद मूव करते हैं। अब जब इसको हीट पहुंचेगी तो ये मूव कर जाएगा अपनी जगह से। तो गैसेस में इस वजह से कंडक्शन का प्रोसेस नहीं होता, कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है। कंडक्शन में एटम्स अपनी ही जगह पर रहकर अपनी एनर्जी नेबर्स एटम्स को मुंतकिल करते हैं, जबकि जो गैस है उसमें जो एटम्स होते हैं वो एक किस्म का पोस्टमैन का काम करते हैं कि वो हीट एक जगह से वो एटम्स लेकर दूसरी जगह पे खुद ले के जाते हैं। तो ये वो रीज़न है कि गैसेस में कंडक्शन का प्रोसेस नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट मेजर्स डू यू सजेस्ट टू कंजर्व एनर्जी इन हाउसेज। कि एनर्जी को कंजर्व करने के लिए, घरों में एनर्जी को कंजर्व करने के लिए आप क्या मेजर्स कर सकते हैं, यानी कि क्या क्या तरीके इख्तियार कर सकते हैं। तो कुछ मेजरमेंट्स जो कि आपने करनी होती हैं एनर्जी को सेव करने के लिए। सबसे पहला क्या है, हॉट वाटर टैंक्स आर इंसुलेटेड बाय प्लास्टिक और फोम लैगिंग। जो वाटर टैंक्स होते हैं उनको इंसुलेट कर दिया जाए प्लास्टिक से या फोम लैगिंग से, ताकि बाहर का टेम्परेचर इंटरनल वाटर के टेम्परेचर पे इफेक्ट ना करे। अदरवाइज़ गर्मी के दिनों में पानी बहुत ज़्यादा गर्म और सर्दी के दिनों में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। दूसरा, वॉल कैविटीज़ आर फिल्ड विद प्लास्टिक फोम और वूल। वॉल कैविटीज़ जो होती हैं, यानी कि दीवारों में जो सुराख रह जाते हैं, उनको क्या कर दिया जाए, प्लास्टिक फोम या वूल से बंद कर दिया जाए, ताकि वहाँ से भी जो हीट है, जो बाहर का टेम्परेचर है, वो अंदर की तरफ ना आ सके। तीसरा, सीलिंग ऑफ रूम्स इज़ कवर्ड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल्स। जो रूम की सीलिंग है उसको कवर्ड किया जाए इंसुलेटिंग मटेरियल की मदद से, इसको फॉल्स सीलिंग का नाम दिया जाता है। चौथा, डबल ग्लेज्ड विंडो पैन्स आर यूज्ड। डबल ग्लेज्ड विंडो पैन्स से मुराद ये है कि जो खिड़की लगाई जाती है उसमें जो गिलास लगाया जाता है वो डबल यूज़ करने हैं, ताकि एयर उनके दरमियान में भी ट्रैप कर जाए, और एयर एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो बाहर का जो टेम्परेचर है वो रूम के अंदर नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है,
वाई ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन फ्लूइड्स टेक्स प्लेस बाय कन्वेक्शन। फ्लूइड्स में जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है वो कन्वेक्शन के प्रोसेस के ज़रिए से क्यों होती है? तो कन्वेक्शन का प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स खुद हीट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, यानी कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो जब हीट प्रोवाइड की जाती है तो सेंटर से जो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज ये वाटर है या कोई भी फ्लूइड है, उस फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स हीट अप होने के बाद ऊपर की तरफ उठते हैं। तो यहाँ पे जो स्पेस खाली हो जाती है उसको फिल करने के लिए साइडों से ऊपर से ठंडे मॉलिक्यूल्स नीचे आते हैं। तो ये हीट अप होके सेंटर से ऊपर की तरफ जाते रहते हैं और किनारों से ठंडे मॉलिक्यूल्स ऊपर से नीचे आते रहते हैं। तो इस प्रोसेस के ज़रिए से ये कन्वेक्शन फ्लूइड्स में जारी रहती है जब तक कि पूरा ये जो फ्लूइड है वो हीट अप नहीं हो जाता। हीट अप होने के बाद बॉयल होना शुरू हो जाता है, वो स्टीम बनना शुरू हो जाता है, वो खैर अलग प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज मीन्ड बाय कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट से क्या मुराद है? कन्वेक्शन करंट यही चीज़ है जो पिछली स्लाइड में आपको बताई है कि जो लिक्विड्स या गैसेस होते हैं इसमें मॉलिक्यूल्स हीट गेन करने के बाद ऊपर की तरफ उठ जाते हैं और उनकी जगह लेने के लिए जहाँ से जब मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे हीट अप होके, तो ये खाली स्पेस फिल करने के लिए ऊपर से ठंडे मॉलिक्यूल्स किनारों से होते हुए इस जगह पर पहुंचाते हैं। तो ये क्या करते हैं, फिर हीट अप होने के बाद ऊपर चले जाते हैं और किनारों से फिर ठंडे मॉलिक्यूल्स ऐसे, तो ये प्रोसेस जारी रहता है। इसको कन्वेक्शन करंट का नाम दिया जाता है। कन्वेक्शन करंट कैसे बनता है इसको इजीली हम सेटअप कर सकते हैं टू द डिफरेंसेस इन द डेंसिटीज ऑफ एयर एट वेरियस पार्ट्स इन द टेम्परेचर। यूँ समझ लें कि उस वक्त तक ये कन्वेक्शन करंट का प्रोसेस जारी रहेगा जब तक कि जो कोई भी फ्लूइड है उसके जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनमें टेम्परेचर का डिफरेंस मौजूद है, यानी कि वाटर टेम्परेचर ऊपर कुछ और है और नीचे कुछ और है। तो ये कन्वेक्शन करंट प्रोसेस जारी रहेगा जब तक कि होल वाटर हीट अप नहीं हो जाता। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, सजेस्ट अ सिंपल एक्टिविटी टू शो दैट कन्वेक्शन ऑफ हीट इन गैस इज नॉट गिवन इन बुक। कि सिंपल एक्टिविटी हमने बतानी है कन्वेक्शन ऑफ हीट की। तो कन्वेक्शन ऑफ हीट से रिलेटेड ये एक एक्टिविटी है कि एक बॉक्स है और उस बॉक्स के ऊपर 2 सुराख किए गए हैं और इन सुराख में से एक सुराख के नीचे कैंडल ऑन कर दी गई है। अब ये जब कैंडल ऑन होती है तो दूसरी तरफ हमने ये काम किया कि स्टिक्स हैं जिनसे धुआं निकल रहा है वो हमने इसके अंदर यहाँ पर रखी। तो आप ये देखेंगे या यहाँ पे रस्सी का जलता हुआ टुकड़ा भी रख सकते हैं। तो जब ये हीट जो है वो इस अंदर की एयर को मिलती है तो ऊपर वाले एयर मॉलिक्यूल्स हीट अप होने के बाद ऊपर जाते हैं, तो वो क्या करेंगे, इस होल से सीधा बाहर निकल जाएंगे। जब वो बाहर जाएंगे तो बाकी अब क्या होगा कि ये जो स्मोक है, धुआं है, वो भी क्या करेगा, वो भी इसी तरह यहाँ से ऊपर चला जाएगा बाहर की तरफ। उसकी रीज़न क्या है कि जब ये हीट यहाँ के मॉलिक्यूल्स ऊपर चले गए तो उनकी जगह लेने के लिए और मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो वो इस तरफ से इधर आएंगे। जब वो जहाँ पे पहुँचते हैं वो हीट अप हो जाते हैं और वो भी ऊपर निकल जाते हैं। तो वो मॉलिक्यूल्स अपने साथ इस धुएं को भी ले आते हैं। वो धुआं यहाँ से हीट अप होके इस होल से ऊपर बाहर निकल जाता है। तो इस समय ये पता चलता है कि जो कन्वेक्शनल करंट है, जो कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन का प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स हीट अप होने के बाद ऊपर उठ जाते हैं, वो इस एक्सपेरिमेंट की मदद से प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ डज हीट रीच अस फ्रॉम द सन। हीट हम तक सूरज के ज़रिए से कैसे पहुंचती है? तो उसकी बेसिकली रीज़न ये है कि हीट हमारे पास जो सूरज के ज़रिए से पहुंचती है वो रेडिएशन के प्रोसेस के ज़रिए से पहुंच रही होती है। रेडिएशन वो प्रोसेस है ट्रांसफ़र ऑफ हीट का या ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी का जिसमें स्पेस के ज़रिए से हीट को गुजरना पड़ता है। तो वो इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास होते हैं। ज़्यादातर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हैं वो कम्स टू अर्थ फ्रॉम द सन इन इनविजिबल। वो क्या करती हैं, वो अर्थ की तरफ आती हैं सूरज से और नज़र नहीं आ रही होती। ओनली अ स्मॉल पोर्शन कम्स एज विजिबल लाइट। बहुत कम पोर्शन ऐसा होता है जो विजिबल लाइट के तौर पर हमें नज़र आता है। तो सिंपली बात यह है कि जो सूरज से ज़मीन तक एनर्जी पहुंच रही होती है, हीट एनर्जी पहुंच रही होती है, वो रेडिएशन के प्रोसेस के ज़रिए से पहुंच रही होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ वेरियस सरफेस कैन बी कंपेयर्ड बाय अ लेज़ली क्यूब। लेज़ली क्यूब की मदद से डिफरेंट सरफेसेस जो हैं उनको कंपेयर कैसे किया जा सकता है। तो लेज़ली क्यूब हमारे पास है क्या कि ये एक लेज़ली क्यूब दिखाई गई है, इसके सामने एक डिटेक्टर रखा जाता है, इसके अंदर जब हम गर्म पानी डालते हैं तो वो बेसिकली एक रेडिएटर के तौर पर काम करता है। तो हम यहाँ से डिटेक्ट करते हैं कि कौन सी सरफेस एब्जॉर्ब कर रही है, इमिट कर रही है या रिफ्लेक्ट कर रही है। तो हॉट वाटर फिल्ड कर दिया जाता है लेज़ली क्यूब में और उसको कोई भी एक फेस रेडिएशन डिटेक्टर की तरफ रखा जाता है। तो जो ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व की गई उसके मुताबिक जो डल ब्लैक सरफेस है वो बेस्ट इमिटर है, बेस्ट ऑब्जॉर्बर है और वर्स्ट रिफ्लेक्टर है, और जो कलर्ड सरफेस है वो गुड इमिटर है, गुड एब्जॉर्बर है और गुड रिफ्लेक्टर है। वाइट सरफेस को चेक किया गया तो वो बैड इमिटर थी, बैड एब्जॉर्बर थी और गुड रिफ्लेक्टर थी, जबकि शाइनिंग सिल्वर्ड सरफेस वर्स्ट इमिटर, वर्स्ट एब्जॉर्बर लेकिन बेस्ट रिफ्लेक्टर थी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ गैसेस जो हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती हैं। ट्रैप होने से मुराद ये है कि वो एटमॉस्फेयर में जब इंटर होती हैं तो यहीं पर रह जाती हैं, टकरा के अर्थ की सरफेस से टकरा कर वापस नहीं जाती। हीट फ्रॉम द सन लीडिंग टू एन इंक्रीज द इंटरनल ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द प्लैनेट, जिसकी वजह से जो इंटरनल ओवरऑल टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का वो इंक्रीज कर जाता है। तो ये एक क्रूशल रोल प्ले करती है अर्थ का एटमॉस्फेयर सूटेबल, जो कि ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा टेम्परेचर जो कि सूटेबल होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, उसको बहाल रखने में काफ़ी मदद देती है। तो ये आपने डिटेल में पढ़ा होगा कि सूरज से डिफरेंट किस्म की वेवलेंथ्स आ रही होती हैं, कुछ शॉर्ट वेवलेंथ्स होती हैं, कुछ लॉन्ग वेवलेंथ होती हैं। तो उनमें से कुछ को ये ओजोन लेयर पास करने देती है और कुछ को नहीं करने देती। तो वो जो पास होती हैं वो क्या होती हैं, हमारी एटमॉस्फेयर हमारे ज़िंदा रहने के लिए और हमारी ज़रूरियात के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। लेकिन ओजोन लेयर अब तबाह होती जा रही है तो उसकी वजह से वो रेडिएशन जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती वो भी पास होकर एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ भी क्रिएट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इन ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या असर पड़ा ग्लोबल वार्मिंग पे। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है अर्थ एटमॉस्फेयर में वो हीट अब्जॉर्ब करता है और उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रोसेस होता है कि ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर्स द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ बीन इंक्रीज्ड कंसिडरेबली, कि पिछले कुछ सालों से जो परसेंटेज है कार्बन डाइऑक्साइड की वो इंक्रीज हुई है। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि एवरेज टेम्परेचर जो था अर्थ का ऑफ द अर्थ बाय ट्रैपिंग मोर हीट ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो उसने क्या किया, ज़्यादा टेम्परेचर ट्रैप कर लिया। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर हाई हो गया, किस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो उसने क्या किया, हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था। इस फिनोमेना को हम ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं और इसकी वजह से दिस हैज़ सीरियस इम्प्लीकेशंस फॉर द ग्लोबल क्लाइमेट, कि आप देखते हैं कि अब जो गर्मी ज़्यादा होती है उसकी वजह यही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट ही है। ओजोन लेयर, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया है कि ओजोन लेयर तबाह होती जा रही है। किस वजह से हो रही है कि ये जो गाड़ियों का धुआं है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है, ये उस ओजोन लेयर को तबाह कर रहा है। तो वो ओजोन लेयर के तबाह होने से वो रेडिएशन जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, जो ओजोन लेयर उनको इंटर नहीं होने देती थी, अब वो भी अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से गर्मियों में गर्मी ज़्यादा होती है, सर्दियों में सर्दी ज़्यादा होती है और भी काफ़ी सारी ऐसी बीमारियां आ चुकी हैं जो पहले नहीं होती थी। तो ये काफ़ी बैड इम्पैक्ट्स हैं इसके। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। मज़ीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो करें, और अगर आप हमसे ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।